पहले बात भारत ईयू की दोस्ती को लेकर, तो भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। यहां पर पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होनी है। खास बात यह रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस से हैदराबाद हाउस पहुंचे। आपने इन तस्वीरों में भी देखा। और गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उर्सुला वॉन डेर लेयन की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे अहम विषय हैं, लेकिन उनमें से एक विषय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी है। कई दौर की बातचीत के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, भारत और यूरोपीय आयोग की तरफ से, कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर इस विजिट के बाद सहमति बन जाएगी। हम सभी इसको लेकर काफी आशान्वित हैं। और इससे पहले भारत और यूरोपीय आयोग के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज सुबह एक क्लस्टर बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, जबकि यूरोपीय आयोग के कई कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, हरित और स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा, भूमध्य सागर और यूरोपीय संघ के विस्तार पर चर्चा की। और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बैठक के दौरान डिजिटल भागीदारी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा पहलों और व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया गया। इस बीच सेमीकंडक्टर, एआई, 6G, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था में नए अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, यूरोपीय आयोग की 27 जो देश हैं उनके तमाम जो प्रतिनिधि है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इस पूरे शिष्टमंडल की बातचीत और मुलाकात होगी। बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है और जो सबसे अहम मसला है भारत और ईयू के बीच वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। और इस विजिट के बाद से ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो इतने सालों से बातचीत किन्हीं न किन्हीं वजहों से टलती जा रही थी या फिर रुकावटें आ रही थी, अब इस विजिट के बाद से वो खत्म हो जाएंगी और भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन और इंक हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इन तमाम एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आपका स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा और इस यात्रा से बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंक होने की उम्मीद की जा रही है। सबसे ऊपर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस विजिट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे तो अभी बात चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो अड़चने हैं, उसके अंदर जो शंकाएं हैं, उसके अंदर जो क्या क्या ऐसी भ्रांतियां हैं जो यूरोप में भी है, भारत के अंदर भी है, तो इन सारी चीजों पे अभी बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रेसिडेंट की बात होगी उसके पहले उन्होंने सुबह एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर में उन्होंने साफ किया कि दोनों भारत और यूरोपीय यूनियन को मिलकर एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ताकि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वह न सिर्फ भारत और यूरोप को मदद करेगा बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को मदद करेगा। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कैनवास है और इस कैनवास पे बात चलेगी। देखिए, ट्रेड के अलावा जो एक रणनीतिक भागीदारी का मामला है, दोनों के बीच में, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में एक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है जो 2004 से चली आ रही है। अब समय के परिवर्तन के साथ साथ 2020 में 2025 तक के लिए एक रोड मैप बनाया गया। अब उसमें भी परिवर्तन की बात चल रही है। तो एक स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है उसमें और कौन कौन से फैक्टर्स को हमको शामिल करना है, इस पर भी बातचीत होगी। और एक तरीके से यह एक्सपोजर विजिट है। 2024 दिसंबर 2024 में उर्सुला वॉन डेर लेयन जो दोबारा वहां की प्रेसिडेंट चुनी गई, उसके बाद वह पूरे मंत्रिमंडल को लेकर भारत आई है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने पूरे मंत्रिमंडल को भारत के साथ एक्सपोजर देना चाहती है, भारत को समझो। और उसके बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में
जो बातचीत होगी, क्योंकि ठीक है। आज के पहले विभिन्न मंत्री जो है उनके कमिश्नर जिसको बोलते हैं, वो कमिश्नर्स भी भारत के विभिन्न मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे ठीक है। हैं। तो यह एक बड़ा कैनवास पे दोनों काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण नतीजे इसके निकल कर आएंगे, क्योंकि जुलाई के बाद दोनों के बीच में एक शिखर वार्ता होगी और शिखर वार्ता में सारी चीजों की घोषणा की जाएगी और वो भी दिल्ली में होगी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए अखिलेश, हमारे पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जी हैं, जो कि सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU में वो प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने अखिलेश हमारे जो सहयोगी उनसे पूछा, इस विजिट में आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, और इतने सालों से जिस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है को लेकर, क्या इस विजिट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फाइनलाइज हो जाएगा? असीम, ये विजिट एक ऐसे समय पर हो रही है जिसको बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट कहा जा सकता है। हिस्टोरिक मूवमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए कि पूरे वैश्विक राजनीति में किस तरीके की उथल पुथल मच गई है, जहां पे चार बड़ी इकाई, अगर मैं कहूँ, US, यूरोपियन यूनियन, रशिया और चाइना, कहीं ना कहीं एक अजीब से समीकरण में पहले तो उलझे हुए हैं। तो इसे किस तरीके से सुलझाया जाएगा, और सुलझाने का जो तरीका है वो और भी उस सिचुएशन को उलझा रहा है। अब हमारे लिए, भारत के लिए एज पांचवी इकाई ये क्या हो सकता है? पांचवी इकाई मैं इसे ऐसे पुटअप करूंगी असीम, कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन का मतलब आप समझ लीजिए कि 27 देशों के साथ हो रही है। यूरोपियन यूनियन की जो संरचना है वो इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स का एक कलेक्टिव ग्रुप है। और जैसा कि अभी अखिलेश जी भी बता रहे थे कि 27 में से 22 DG या कमिश्नर जो उनके आए हैं, एक ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका ये ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जा सकता है, इसे देखिए कि जो यूरोप है वो पिछले 3 साल से एक ऐसे युद्ध को देख रहा है जो उसके दरवाजे पर तो हो रहा है, पर वो उसका पार्ट नहीं है, बट उससे ग्रसित है, क्योंकि उसका भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों जो है वो उस युद्ध से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बात आती है कि अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक तरीके से झकझोर के रख दिया है नाटो को, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो है वो इतने स्ट्रेस में है। आप देखिए, वो नाटो से अपना संबंध कभी भी काट सकते हैं। जो हम सोच रहे थे कि युद्ध एक दिन में बंद करा देंगे, रशिया को कुछ कहेंगे, तो यहाँ उल्टे यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की एक स्थिति पैदा हो चुकी है। बिल्कुल। सारे समीकरण जिस तरीके से एकदम रातों रात एक भूकंप सा आया और हिल गया है, इसमें ऐतिहासिकता इस बात पर है कि हम यदि यूरोपियन यूनियन के साथ इसको, हालांकि हम कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पिछले 15 साल से बातें, नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो हो नहीं पाई हैं। ट्रेड तो एक आयाम है, इसका एक चेहरा, एक प्रारूप है। ठीक है। जो मेन है वो है कि हम इकट्ठा रहकर एक ऐसी इकाई, जिसका मैं यूरोपियन संघ का नाम लूंगी, यूरोपियन यूनियन एक ऐसी इकाई है कि आप इनके साथ संबंध बनाते हैं तो आप 27 कंट्रीज के साथ एक तरह से संबंध बना रहे हैं। और इसलिए भी डॉक्टर शीतल की एक ट्रस्टेड पार्टनर है भारत, कि जो इसका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और यूरोप एक बार फिर से, जो आपने कहा, जो समीकरण बदल रहे हैं, इन तमाम जियोपॉलिटिकल स्थिति में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि रूस के साथ भी और EU के साथ भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर सामने आया है। असीम, बिल्कुल एक कॉन्टिनेंटल साइज का संघ है, जिसका इतिहास भले ही हमारे साथ कुछ कॉलोनियलिज्म के कारण और कुछ उन बातों के कारण मद्देनजर रखते हुए, पर आप संघ का इतिहास देखिए। कोल्ड वॉर जो है वो इनको बांट के रखा, बट कहीं ना कहीं उस कड़वाहट को, कोल्ड वॉर राइवलरी को खत्म करते हुए ये एकजुट हुए। उसके बाद एक इतना सुरक्षित मजबूत ढांचा बनाया है, जिसके कारण कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंटरनेशनल टेबल पे बैठता है। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन की कलेक्टिव जो GDP है वो 19 to 20 बिलियन डॉलर है। तो अगर पहली 3 अगर हम देखें मुख्य आर्थिक जो इकोनॉमीज हैं, तो उसमें अर्थव्यवस्थाओं में यूरोपियन यूनियन का नाम है। इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सार्थक होना, हालांकि इसमें कुछ पेच हैं जो अखिलेश जी भी बता रहे थे, पहले मैं प्रोग्राम में भी सुन रही थी कि मोबिलिटी से रिलेटेड है, नॉन टैरिफ बैरियर जो है उनसे रिलेटेड है, बट ये इतने बड़े नहीं हैं कि इनको सुलझाया ना जा सके। बात ये है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा दूसरी बड़ी ताकतों की तरफ ध्यान देते हुए यूरोप ने भी और भारत में भी कुछ समय के लिए एक ठंडे बस्ते में पड़ गया था, या कुछ समय के लिए इसमें कुछ लचीलापन आ गया था। बट अब की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में डॉक्टर शीतल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो EU है और पूरे जो ग्रुप है 27 देशों का, वो अब तक ठीक है? चाइना की तरफ वो थोड़े से बायस थे, झुके हुए थे, उनके साथ ट्रेड रिलेशन में थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चाइना +1 ऑप्शन के तौर पर
जो स्थिति है वो भारत उसका फायदा उठाएगा और इसलिए ईयू का झुकाव भारत की तरफ? देखिए, मौका उठाने वाली बात नहीं है, ये तो जाहिर सी बात होने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय एक नेशन है, एक स्टेट है, अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो वहां पे सिर्फ ट्रेड की बात नहीं होती है। देखिए, ट्रेड तो चाइना का सबके साथ सबसे ज्यादा है, यूएस के साथ सबसे ज्यादा है, जिसके साथ उनकी सबसे बड़ी राइवलरी की घोषणा होती है। या आप देख लिए, ईयू के साथ है, जापान के साथ चाइना का ट्रेड कितना है, हमारे साथ कितना है। बट हर बात ट्रेड पर आकर भी नहीं रुकती है। कहीं ना कहीं आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक छवि होती है, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि ईयू में इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर देखता है और इंडिया ईयू में एक ट्रस्टेड पार्टनर देखता है। वो क्यों देखता है? ये बातें होती हैं वैल्यूज की, रूल ऑफ लॉ की, मूल्यों की बातें होती हैं, सिद्धांतों की बातें होती हैं। अब सिद्धांत क्या है कि आप एक डेमोक्रेसी है, आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, आप इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं, टेरिटोरियल सॉवरेंटी में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वन फाइन डे आप उठते हैं और किसी भी देश को अपने उसमें फोर्स से शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय जगत में घट रही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो स्थिर इकाइयां थी, मैं कहूंगी देश थे या यूरोपियन संघ था, इनको झकझोर कर रख दिया है कि अब ये बहुत अनिश्चित हो गया है। कल को युद्ध आपके दरवाजे पर भी आ सकता है, अब हो ही रहा है, तो हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व भी हो जाएं। तो ऐसे में आपको एक मजबूत सहारे, इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है बिल्कुल, बिल्कुल। और रीजनल पार्टनर्स की सपोर्ट होती है। अब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप के काफी सिमिलर है। हम सिमिलर डाइवर्जेंसेस की बात करें तो देखिए, उसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ भी उतनी ही कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिल्कुल, पॉपुलेशन बिल्कुल। तकरीबन उनसे ज्यादा ही है हमारी, तकरीबन 1.5 गुना। तो हमारे यहाँ व्यापार है, हमारे यहाँ वो सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, जिन पे हमारी कन्वर्जेंस है, हमारी एक मत राय है, ये सारी चीजें बहुत ठीक, महत्वपूर्ण बिल्कुल। हैं। और ये अखिलेश, पूरा एक मैम कंडक्टिव आपके पास ग्राउंड आ रहा हूँ। नहीं है। अखिलेश हाँ हमारे जी। साथ लगातार बने हुए। अखिलेश, आपने कहा कि आज जब मॉर्निंग मीटिंग हुई और जब उन्होंने एड्रेस किया उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न हैं, उन कंसर्न्स को भारत तो एड्रेस कर ही रहा है और भारत अगर ईयू के साथ मिलकर करे तो वो उसको उस तमाम इश्यूज को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। इस पूरे इनिशिएटिव में भारत के साथ ईयू भी खड़ा है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? निश्चित तौर पे ये मेरे लिए भी थोड़ा सा खुशी कह सकते हैं और आश्चर्य भी था कि ग्लोबल साउथ को भारत ने जिस तरीके से G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ यहाँ दिल्ली में, और उस समय उसके पहले ग्लोबल साउथ के सम्मेलन किया, वर्चुअल सम्मेलन हुआ भारत की तरफ से, और उसके बाद उसके बाद भी हुआ। तो ग्लोबल साउथ आज दुनिया के नक्शे पे पूरी तरह से एक रणनीतिक इकाई के रूप में भी स्थापित होता चला जा रहा है। और इसीलिए जो यूरोपियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने आकर ग्लोबल साउथ की बात कही और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में भारत की एक नेतृत्वकारी भूमिका है। और उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूरोप मिलकर ग्लोबल साउथ को वो सुविधाएं और वो ताकत प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक से लेकर रणनीतिक ताकत, जो उनको चाहिए। उन्होंने इस बात का खास करके उल्लेख किया कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, मतलब दुनिया के देशों के साथ, तकरीबन 80 देशों के साथ जो है यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और भारत के साथ सबके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में भारत और यूरोप को मिलकर, यूरोपियन यूनियन को मिलकर न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए, बल्कि एक जो हर जगह जो ढांचागत जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसको कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानता है। यूरोप का एक अपना ग्लोबल इनिशिएटिव है। उनका कहना है कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, और चीन का जो है वो सस्टेनेबल और पारदर्शी नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश चीन रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के चलते कर्ज में पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल उनका इशारा था कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया में न सिर्फ रणनीतिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। और जब दोनों मिलकर मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो एक संतुलन स्थापित होता है पूरे दुनिया के समृद्धि में। और इसकी तरफ उनका इशारा था कि 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं और भारत मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। और उनका इशारा अमेरिका की तरफ भी था कि अमेरिका जिस तरीके से बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि व्यापार में मनमानी करने की कोशिशें होती है, उसे भी ये दोनों मिलकर संतुलित कर सकते हैं, उसे टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो हमें फ्रेश ताज़ा विजुअल्स हमें मिल पा रहे हैं हैदराबाद हाउस से। लगातार जो प्रतिनिधिमंडल है
तमाम जो दोनों ईयू के तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार वहाँ पे लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वार्ता में मौजूद हैं और दोनों पक्षों की तरफ से बहुत सारे जो विषय हैं, जैसा कि हमने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, रिन्यूएबल सेक्टर की बात हो, एआई की बात हो, 6G की बात हो, हेल्थ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन तमाम विषयों पर गहन बातचीत चल रही है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, उसके लिए कुछ पलों का और हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपसे कुछ ही देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों ही पक्षों की तरफ से, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनेंगी। लेकिन हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान डॉक्टर शीतल हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शीतल, इस वक्त जो ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से, जो जैसा कि आप इशारा भी कर रही थी, जो स्थितियां बदली हैं, उन बदली हुई स्थितियों के मद्देनजर आपको लगता है कि जो ईयू का जो रुख है वो थोड़ा सा बदला है भारत के प्रति? हालांकि भारत से अच्छी मित्रता उनकी रही है, लेकिन इसके बाद से जो जियोपॉलिटिक्स में चेंज हुए हैं, उसके बाद से और भी जरूरत बढ़ जाती है ईयू के लिहाज से भारत के पक्ष में। असीम, बिल्कुल हम इसका निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही एक प्रेशर था या यही एक ट्रिगर पॉइंट था। ईयू के साथ हमारे संबंध जो हैं 2004 से हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और आप देखिए पिछले एक दशक में 90% हमारा जो व्यापार है वो बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 135 बिलियन डॉलर के करीब है सालाना। और बहुत अच्छे रिलेशन हमारे सारी की सारी मेंबर स्टेट्स या बायलैटरल हमारे रिलेशन जो है वो सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। चाहे बिल्कुल। उसमें बड़ी कंट्रीज लगा लीजिए आप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और चाहे वो लगा लीजिए जो संघ को छोड़कर आई थी, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ को, यूके। Yes. और इसके अलावा जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले सोवियत यूनियन के प्रभाव में थी, बट बाद में शीत युद्ध के बाद जो उसमें यूरोपियन संघ में धीरे धीरे करके शामिल हुई। आप कोई भी मेंबर स्टेट उठाकर देखिए, हमारे उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। जी। बात है कि ईयू का हमारा ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं चल पा रहा था, कि उसमें ईयू जो है ये एट अ सुप्रा नेशनल लेवल एक देशों के जो समीकरण से इकाई बनकर आई है, जी। उसका फंक्शनिंग है, एक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है जिसमें अपने नियम है और इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स को सारे के सारे डिसीजंस को रेटिफाई करना पड़ता है, तो बिल्कुल, प्रोसीजर में बिल्कुल, टाइम लगता है। बिल्कुल। और कहीं पे भी एक छोटा सा सत्ता में बदलाव आता है या किसी उसमें बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बैकसीट पर चली जाती थी। अब जियोपॉलिटिक्स ने भी और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और स्थिति ने भी, आर्थिक स्थिति ने भी ऐसी पोजीशन ला दी है बिल्कुल। कि हम ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढें। अब ट्रेड का क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए ट्रंप जो रेसिप्रोकल ट्रेड की बात करते हैं, आज 10% है, आज 20% है, कल आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रवैया है जिसके बिल्कुल। कारण जो भी देश हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आपकी स्थिति कल को क्या हो सकती है। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई 2 हफ्ते पहले किसी ने नहीं सोचा था कि नाटो को इस तरीके से बिल्कुल, दरकिनार कर बिल्कुल, दिया बिल्कुल। जाएगा। तो अचानक ईयू के पास एक और समस्या आ गई कि अपने को डिफेंस को कैसे सिक्योर किया जाए, बिल्कुल। अपने को मिलिटराइज कैसे और किया जाए, और बल्कि इसलिए भी डॉक्टर शीतल हम कह सकते हैं कि इस विजिट के बाद से वो जो तमाम कंसर्न्स हैं, भारत हालांकि लगातार एड्रेस करता रहा है, लेकिन जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को और भी मजबूती मिलेगी, उस विश्वसनीयता को, उस दोस्ती की जो गांठ है वो और भी मजबूत होंगे। हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं। समय इतना ही है। डॉक्टर शीतल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए थे। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों